हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लिथोस्फीयर का सब टॉपिक लैंडफॉर्म्स कवर करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस और अपलोड किए हैं, वो आप देख लें क्योंकि वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। लैंडफॉर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको ओशन और कॉन्टिनेंट के बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये अर्थ में सबसे मेजर पोर्शन में पाए जाते हैं। ओशन जो है वो 70% पोर्शन ऑफ द अर्थ में आता है, जिसमें और कॉन्टिनेंट जो है वो 30%। ठीक है ना। इसी के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं उसी को लैंडफॉर्म्स कहते हैं। इसके साथ ही ओशंस के अंदर जो एटमॉस्फेयर या फिर जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट हुए हैं उसकी भी स्टडी हम इसी के अंतर्गत करते हैं। नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसे कि वोल्केनो, अर्थक्वेक, ठीक है, साइक्लोन, सुनामी। तो ये सब चीज़ों का भी स्टडी हम लैंडफॉर्म्स में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इट्स टेक्निकलिटी दैट इट कम ऑन द अर्थ। इसके तहत वोल्केनो, हिल्स, आइलैंड, कैनन, डेजर्ट, ओशन, रिवर, बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर हमको अर्थ में दिखते हैं, लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, है ना, हिल्स, ये माउंटेन रेंजेस, ये सब फॉर्म कैसे होंगे, व्हाट इज़ इट्स बेसिक आइडिया बियॉन्ड दिस। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये अपग्रेड एजुकेशन नाम का यूट्यूब में चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और ये जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें। मैंने जैसे आपको बताया, लैंडफॉर्म्स पढ़ने के लिए कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और कॉन्टिनेंट ओशन को समझना है तो 2 थ्योरीज़ को पढ़ना पड़ेगा। पहली थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वहीं दूसरी थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है। इन 2 थ्योरी को अगर हमने समझ लिया तो हम लैंडफॉर्म्स का लगभग 50% पोर्शन कंप्लीट कर जाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्लेट टेक्टोनिक्स और प्लेट बाउंड्रीज के बारे में समझाऊंगा। ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हमको किसने बताया था? एल्फ्रेड वेगनर साहब ने बताया था। ठीक है ना। एल्फ्रेड वेगनर साहब ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ये जो टाइमिंग थी वो थी 1912 में ये थ्योरी हम सबके सामने आई थी, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसको ठीक करके वेगनर साहब ने 1924 में एक रिवाइज्ड थ्योरी अपनी प्रपोज की थी। इस थ्योरी के अंतर्गत ऐसे बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज भी रिलायबल हैं, और उसी पॉइंट्स को हम ज्योग्राफी पर टॉलरेट करते हैं और उसी को बतलाते हैं। ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कार्बोनीफेरस एज मैं आपको बता दूं कि आज से 25 करोड़ साल पहले की बात है। ओके, अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो। तब क्या था कि पूरे अर्थ में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, उसका नाम था पेंजिया। ठीक है। उस पेंजियम के सराउंडिंग्स एक ही ओशन था जिसका नाम था पेंथालाजा, उसको सुपर ओशन बोल दिए। ठीक है। ये जो पेंजिया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड था। पहला जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो लॉरेशिया था, और दूसरा जो सदर्न पोर्शन है वो गोंडवाना लैंड था। ठीक है। ये जो मैं टेक्निकलिटीज़ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आप याद रखेंगे, आपके जीके के लिए बेहतर होगा। ठीक है। ये जो छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है ये एक सी था। ठीक है। इस सी को हम टेथिस सी बोलते हैं। ठीक है। जो आगे चल के इसके सेडिमेंट्स आल्प्स माउंटेन और हिमालयाज माउंटेन बने, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कैसे बने। ठीक है। सबसे पहले हम कार्बोनीफेरस एज जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये आपको जो दिख रहा है वो अमीबा है। हम सब जानते हैं कि अर्थ में सबसे पहले एग्जिस्टेंस अमीबा का ही हुआ था, फिर ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुए। ठीक है। इनवर्टेब्रेट आए, उसके बाद डायनासोरस आए, रेप्टाइल्स इसके पहले। ठीक है। और उसके बाद मैमल्स की सीरीज़ चलती गई, है ना, ह्यूमन एग्जिस्ट किया। तो ये पूरी एक टाइमिंग स्केल है। ठीक है। हम जिसकी बात कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है पेंजिया, पेंथालाजा, ये वाली सिचुएशन है, ये कार्बोनीफेरस एज की है, अबाउट 25 करोड़ ईयर्स अगो। ओके, अगर 250 मिलियंस ईयर अगो। ठीक है। तो कार्बोनीफेरस एज से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, धीरे धीरे फॉर्मेशन होते होते ये आज हेलोसीन जो पीरियड है जहाँ ह्यूमन एग्जिस्ट करता है यहाँ तक पहुँची। ठीक है ना। तो इसी के बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे जुरासिक में आपका डायनासोर्स पाए गए। ठीक है। क्रिटेशियस में ये एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं इनको याद रखेंगे। ये भी टाइम स्केल ही है। ठीक है। इसमें डिवाइड है सब कुछ कि पीरियड्स किस पीरियड में, किस ईरा में, किस ईयॉन में, बात समझ में आ रही है, और किस एक टाइम पीरियड का ड्यूरेशन, वो सब आप एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, आपके आने वाले नॉलेज के लिए अच्छा होगा।
नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, वो था पेंजिया नाम का, ठीक है ना। ये पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट मान लीजिए, ये पेंजिया नाम का। पेंजिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना, ठीक है ना। जो हम आज की डेट में 7 कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, वो 7 कॉन्टिनेंट उस समय के हिसाब से देखें तो लॉरेशिया पे अमेरिका था, ठीक है ना, यूरोप था और यूरेशियन प्लेट थी, या फिर उसको हम एशिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। गोंडवाना लैंड कंटेन क्या क्या किया था, साउथ अमेरिका को कंटेन करके रखा था, और ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना। और गोंडवाना लैंड साउथ अमेरिका को कंटेन करके रखा था, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो हम आज की डेट में देखते हैं कि जो सदर्न पोर्शन में है वो गोंडवाना लैंड का पोर्शन था, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। सब कुछ ये दिया है कि सुपर ओशन है, पैंथालाजा ओशन है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी कि एक है, मान लेते हैं ये है कॉन्टिनेंट क्रस्ट, ये है ओशियन क्रस्ट, है ना। क्रस्ट मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, क्रस्ट मेंटल कोर, आप उसको पढ़ लेंगे। तो जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट थी और ओशन क्रस्ट थी, कॉन्टिनेंट क्रस्ट को इस थ्योरी में भी बताया गया कि ये जो है वो सियाल से बना है। सियाल मतलब आप समझ रहे होंगे, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। वहीं जो ओशन की क्रस्ट थी वो सीमा से बनी है। सीमा मतलब सी फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। दिस सिचुएशन इज कंटेम्प्रेरी ऑफ कार्बोनिफेरस एज ऑफ अबाउट 25 मिलियन ईयर एगो। 25 करोड़ साल पहले की बात है ये, ठीक है ना, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और इन्होंने ये बताया कि जो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी, जो ये सुपर कॉन्टिनेंट है, ये जब डिवाइड हुआ और ये जब ड्रिफ्ट करने लगा, मतलब इधर से उधर जाने लगे ये सब, ठीक है। क्यों गए ये सब आगे डिस्कस होगा। ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, इसका जो टाइम पीरियड था वो था मेसोजोइक। कौन सा टाइम पीरियड था? मेसोजोइक टाइम पीरियड था। मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल लगाया है, ठीक है, आपके लिए। मेसोजोइक आप इसमें देख के कि ये मेसोजोइक है, ठीक है। ये मेसोजोइक में क्रिटेशियस, जुरेसिक और ट्रियासिक आता है। तो ये क्रिटेशियस का टाइम था, इसमें ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी। डायनासोर की एक्सटिंक्ट में यही बताया जाता है कि ड्रिफ्टिंग होने की वजह से भी डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब उनका जो हैबिटेट था वो चेंज होने लगा था, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। एक रीज़न ये भी दिया जाता है, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे कि जो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी वो मिड मेसोजोइक की स्टार्ट हुई थी, और जो पेंजिया वाली सिचुएशन थी वो कार्बोनिफेरस एज की सिचुएशंस थी, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि 25 करोड़ ईयर्स अगो, ठीक है ना, 25 करोड़ ईयर अगो ये जो सिचुएशन थी पेंजिया वाली वो थी। उसके कुछ सालों बाद, इट मीन्स 20 इसको बोल सकते हैं, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी। फिर 18 करोड़ ईयर्स एगो में आपके हिमालय व आल्प्स बनने लगे थे, ठीक है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब ये जो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, ये अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बता दिया कि ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, है ना। और ये ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई और ये ड्रिफ्ट होके इधर उधर पोजीशन अपनी कैच कर ली जिसको जो करना था, ठीक है। और ड्रिफ्टिंग होने का एविडेंस वेगनर साहब क्या देते हैं आप ये समझिए। पहला एविडेंस वो देते हैं कि मैचिंग कोस्ट लाइन जिग्सॉ फिट, मतलब जो भी लैंड मास ड्रिफ्ट होके इधर उधर चले गए हैं, कोई वेस्ट चला गया, कोई ईस्ट चला गया, नॉर्थ साउथ, है ना, जो भी लैंड मास है वो गए हैं, उनको अगर हम आज की डेट में कंबाइन करें, ठीक है, तो वो जो लैंड मास है वो लैंड मास एक दूसरे से परफेक्टली जिग्सॉ फिट में फिट हो जा रहे हैं। इट मीन्स वो कभी ना कभी एक दूसरे का पार्ट रहे होंगे। पहला जो एविडेंस है वो ये बताते हैं। दूसरा, सिमिलरिटी ऑफ एज ऑफ द रॉक्स, मतलब आज की डेट में अगर हम देखें, जैसे कि पहले में आप ये बोल सकते हैं कि ये है आपका, जैसे मान लीजिए अफ्रीकन प्लेट, ये है साउथ अमेरिका प्लेट। अगर हम इन दोनों को फिट करने की कोशिश करें तो ईज़िली सेट हो जा रही हैं, मतलब ये कभी ना कभी गोंडवाना लैंड में एक दूसरे का पार्ट रही होंगी, ठीक है। दूसरा क्या, सिमिलरिटी ऑफ एज ऑफ रॉक्स, जो रॉक आज ऑस्ट्रेलिया में पाई जा रही जितनी पुरानी,
सेम उसी डेटिंग की अफ्रीका में भी है, सेम उसी डेटिंग की इंडिया में भी है। तो क्यों है, व्हाट इज़ इट्स बेसिक रीज़न? क्योंकि वो कभी ना कभी ये सब एक दूसरे का पार्ट रही होंगी, आज वो सेपरेट हो गई हैं ड्रिफ्टिंग की वजह से। तो ये एक रीज़न दिया जाता है, सिमिलरिटी ऑफ एज ऑफ रॉक्स। तीसरा बताया जाता है फॉसिल्स, मतलब जो एनिमल्स, जो स्पीसीज़ आज अफ्रीका में पाए जा रहे हैं वो सेम स्पीसीज़ इंडिया में पाए जाते हैं। क्यों पाए जा रहे हैं? एशियाटिक लॉयन है, गुजरात में है, वो नामीबिया में भी है, ठीक है, जिम्बाब्वे में भी, और जो भी वहाँ पे स्पीसीज़ हैं वो सेम स्पीसीज़ इन इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट लाइन में क्यों पाए जा रहे हैं? व्हाट इज़ इट्स रीज़न? तो वो रीज़न यही है कि इसके जो फॉसिल्स हैं, जो इनकी स्पीसीज़ हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सेम एनिमल्स उसके कोस्ट में भी हैं, जो कभी ना कभी उसका पार्ट रही होंगी। तो ये तीसरा एविडेंस दिया जाता है, फॉसिल्स एविडेंस। चौथा एविडेंस ये बताया जाता है पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस एंड ग्लेशियल एविडेंस इन ट्रॉपिकल लैंड्स। जिस प्रकार का वेजिटेशन, जिस प्रकार का क्लाइमेट इस पोर्शन का है, वो सेम क्लाइमेट जो उसका पार्ट था उसका भी है, ठीक है ना। मतलब जो वेजिटेशंस के साथ वहाँ ग्रोइंग हो सकती है, वो सेम वेजिटेशन उस लैंड में भी हो सकती है। तो एक जो क्लाइमेटिक एविडेंस है उसके पीछे का एक रीज़न ये भी बताया जाता है, ठीक है। इसकी 4 मेन ऑब्जर्वेशन ये आप याद रखेंगे। फिगर के रूप में समझते हैं। तो अगर हम फिगर से समझें तो ये देखिए, ये इंडिया का पोर्शन है, ठीक है, ये अफ्रीका का पोर्शन है। तो अफ्रीका के इस रीजन पर जितने भी प्लांट स्पीसीज़ हैं वो इंडिया के इस रीजन पर हैं, कहीं ना कहीं सेम है। और ये पूरा पोर्शन अगर हम मैच कर दें तो इस पूरे पोर्शन में वो सेम स्पीसीज़, सेम प्लांट, सेम फॉसिल्स, सेम टाइप ऑफ रॉक्स, जितने भी मैंने 4 ऑब्जर्वेशन आपको दिए हैं वो चारों ऑब्जर्वेशन इसमें सेट हो जा रहे हैं। लाइक ये अफ्रीका है, अफ्रीका का पोर्शन साउथ अमेरिका में अटैच हो गया, इंडिया का पोर्शन इसमें अटैच हो गया, और अंटार्कटिका का रीजन ये अटैच हो गया, और ऑस्ट्रेलिया का ये रीजन अटैच हो गया। ये पूरा का पूरा रीजन क्या बना दिया? गोंडवाना लैंड। दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी बहुत ज़बरदस्त थी, कोई डाउट नहीं था। एविडेंस अगर इसके देखे जाएं तो कोई भी इसमें कटाक्ष नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ थी जो इसकी लिमिटेशन थी। उन्होंने ये तो बता दिया कि जो ये पेंजिया है इसने ड्रिफ्टिंग स्टार्ट की, लेकिन क्यों की? ये जो पेंजिया है इसने जो 2 पार्ट में बटे और ड्रिफ्टिंग स्टार्ट की, बट व्हाट इज़ इट्स रीज़न बिहाइंड दिस? तो पहला रीज़न ये बताया जाता है कि पोलार फ्लीइंग फोर्स। ये क्या है? बेसिकली इनका कहने का मतलब इसमें कुछ जो ये कोरियोलिस फोर्स होता है उससे वो इंडिकेट कर रहे थे। मैं कोरियोलिस फोर्स आपको समझा दूँ क्या होता है। जो अपना अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो कैसा होता है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। अगर हम कुछ चीज़ नॉर्थ पे कोई मिसाइल लॉन्च करें तो ये अल्टीमेटली वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ईस्टवर्ड चला जाएगा। अगर साउथ में करें तो ये वेस्टवर्ड चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने ये एक फोर्स बताया कि इस फोर्स की वजह से जो बड़ा लैंड मास था वो शिफ्ट हुआ, बट वो फोर्स आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा वो तो ओशन करेंट्स और विंड्स के लिए ठीक है, बट एक क्या उसमें इतनी पावर है कि पूरा का पूरा लैंड मास को शिफ्ट कर दे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। दूसरा नंबर बताया टाइडल फोर्स। सन और मून के बीच में जो टाइडल फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से अर्थ में जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है उसमें शिफ्टिंग हुई। इज़ इट पॉसिबल? टाइडल फोर्स तो आज भी हैं जिसकी वजह से टाइड्स और एप्स, है ना, ये सब आते हैं, बट क्या उसमें आज इतना पोटेंशियल है कि उस साउथ अमेरिका को शिफ्ट करके कहीं और कर दें? क्योंकि आज की डेट में भी 10 करोड़ साल हो चुके हैं, 20 करोड़ साल हो चुके हैं उस टाइम से, तो आज तो कुछ ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। तो ये एक कारण है। तो इस थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चन से राइज हुए। पहला क्वेश्चन हुआ कि ड्राइविंग फोर्स क्या है ना, कैसे ये दोनों सेपरेट हुए, ऐसा कौन सा फोर्स लगा जिससे दोनों लैंड मास तितर बितर हो गए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो किसी भारी लैंड मास को शिफ्ट कर सके।
तीसरा कारण है कि सियाल और सीमा आज भी रिलायबल हैं, क्या और कोई एलिमेंट्स नहीं हैं जो हमारे क्रस्ट में पाए जाते हों। तो ये 3 क्वेश्चन अराइज हुए। ये 3 क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट थ्योरी में दिया गया। आर्थर होम्स साहब ये नए जियोलॉजिस्ट जोग्राफर हैं जिन्होंने ड्राइविंग फोर्स को डिस्क्राइब किया। ड्राइविंग फोर्स को डिस्क्राइब करके इन्होंने कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में बताया। कन्वेक्शन करंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी से जितनी भी डाउट्स थे, बड़े से लैंड मास को सेपरेट और इधर उधर जाने को लेकर जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो गए। इनकी थ्योरी में क्या था कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है वो क्रस्ट, मेंटल, कोर से बना हुआ है। तो इन्होंने यह बताया कि जो मेंटल वाला रीजन है, दिस रीजन है जो, ठीक है, मेंटल वाला रीजन है, फिर क्रस्ट रीजन आ जाता है, इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है, इसका जो स्टेज है वो सेमी मोल्टेन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि 2 लिम्स हैं वो जो एक्टिव हैं, एक है राइजिंग लिम्ब, एक है डाइवर्जिंग लिम्ब, ठीक है ना। 2 प्रकार की लिम्स हैं जो कि एक्टिव हैं कन्वेक्शन करंट के अंदर, जो क्या करती हैं, ये पूरे लैंड मास को फ्लोट करने का काम करती हैं। पूरा लैंड मास इसके ऊपर फ्लोट होता है, जैसी सेल्स होती हैं उस हिसाब से इसका नेचर होता है। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी ये कह रही थी, ठीक है। ये जो थ्योरी है वो 1950s में आया, ठीक है ना। इसने पूरे ओशनिक फ्लोर के बारे में जितनी भी चीज़ें, जितनी भी मिस्ट्री थी सब रिवील की, सब कुछ बताया कि इसमें सबमरीन हिल्स होती हैं, है ना, मतलब ओशन के नीचे भी पहाड़ पाए जाते हैं, ग्योट्स होते हैं, ट्रेंचेस होते हैं। ट्रेंच के बारे में इन्होंने उतना सही तरीके से एविडेंस नहीं दिया, बट जितनी भी मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनका इकोसिस्टम है उनके बारे में आर्थर होम्स साहब ने सब कुछ बताया। और मेन कन्वेक्शन करंट थ्योरी जिसके बेसिस पर हमको ड्रिफ्टिंग का एविडेंस मिला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर सब कुछ रिवील हो ही गया था तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। कुछ चीज़ें ऐसी थीं आर्थर होम्स साहब के एविडेंस के बाद कि जो रिवील ना हो सकी थी, जैसे कि जो ओशन के अंदर चीज़ें हैं लाइक सबमरीन, ग्योट्स, ये सब तो बता दिया गया, बट मिड ओशनिक रिज है MOR, दूसरी चीज़ ट्रेंचेस हैं, तीसरी चीज़ मैग्नेटिज्म है। ये सब चीज़ें क्यों हैं ओशन में, इन सब चीज़ों को रिवील करने के लिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का सहारा लिया गया। इसके पहले जो क्वेश्चन एराइज हुए थे वो ये थे कि ओशनिक क्रस्ट नॉट ओल्डर देन मिड मेसोजोइक। जो ओशन क्रस्ट है, ठीक है, ज़मीन, ये महासागर है, इसका जो क्रस्ट है, जहाँ पे क्रस्ट मतलब ज़मीन ओशन की, ठीक है ना, तो इसकी जो ज़मीन है मिड मेसोजोइक रीजन जो होता है, मिड मेसोजोइक में जो MOR है, ठीक है ना, MOR जो है उसके पास का जो चट्टाने हैं वो न्यू हैं और उसकी दूर की चट्टानें ओल्ड क्यों हैं, ये क्वेश्चन एराइज हुआ, ठीक है ना। मतलब जो ओशियन क्रस्ट है नॉट ओल्डर देन मिड मेसोजोइक, मिड मेसोजोइक का मतलब आप समझ रहे होंगे 20 करोड़ साल पहले, 200 मिलियन ईयर्स अगो की नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 3200 मिलियन ईयर अगो पुराना है, बट जो ओशनिक क्रस्ट है वो 200 मिलियन ईयर अगो ही है। ऐसा क्यों, व्हाट इज़ इट्स रीज़न। दूसरा जो बताया गया वो है एज इंक्रीज अवे फ्रॉम मिड ओशियनिक रिज, ठीक है ना। मिड ओशियनिक रिज जैसे कोई ओशन में रहता है तो इसके पास की जो चट्टानें, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो उसकी चट्टानें पुरानी क्यों हैं और इसकी नई क्यों हैं, वाई इट्स न्यू वाई इट्स ओल्ड, ये एक रीज़न क्यों। तीसरा है सी माउंट्स डिफॉर्म्ड एट ट्रेंचेस। जो बड़े बड़े सी माउंट्स होते हैं, पहाड़ होते हैं ओशंस के अंदर, वो ट्रेंच में जाके सबमर्ज्ड क्यों हो जाते हैं, व्हाट इज इट्स रीज़न। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एराइज हुए, जिसकी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बाद रिवील हुई पूरी मिस्ट्री, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को 1961 में हैरी हैस ने बताया था। हैरी हैस और डेट्स 2 जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने रिसर्च किया था इस थ्योरी पर और उन्होंने कन्वेक्शन करंट थ्योरी की मदद से इस पूरे क्वेश्चन को रिवील किया था, ठीक है।
उन्होंने क्या बताया कि देयर इज़ अ 300 मिलियन ईयर अगो गैप, है ना। किसी भी न्यू ओशनिक क्रस्ट को बनने के लिए, किसी भी न्यू ओशनिक क्रस्ट और ओल्ड ओशनिक क्रस्ट के बीच में जो समय होता है बनने का, वो होता है 300 मिलियन ईयर अगो। मतलब 30 करोड़ साल का समय लगता है नई चट्टान को पुरानी चट्टान में कन्वर्ट होने में, ठीक है ना। तो ये एक उन्होंने रीज़न दिया था। टू अंडरस्टैंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी डिस्कस इनटू पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं कि मिड ओशनिक रिज क्या होती है, ठीक है। देयर इज़ टू लिम्ब वर्क अंडर द कन्वेक्शनल सेल। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रस्ट के नीचे दो प्रकार की लिम्स पाई जाती हैं, एक होती है राइजिंग लिम्ब, एक होती है डाइवर्जिंग लिम्ब, है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ये भी बोल सकते हो आप, राइजिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब या फिर डाइवर्जेंट लिम्ब, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। एक राइज करने का काम करती है और एक डाइवर्स करने का काम करती है, ठीक है ना। राइजिंग लिम्ब को कन्वर्जेंट लिम्ब भी बोल सकते हो आप। तो राइजिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शन सेल ब्रेक्स द ओशन लिम्ब क्रस्ट। अभी कोई ओशन क्रस्ट है मान लीजिए, दोनों कन्वर्जिंग लिम्ब या राइजिंग लिम्ब यहाँ पे एक्टिव हैं, ऐसा कुछ। तो इन दोनों लिम्ब के यहाँ एक्टिव होने की वजह से ओशन फ्लोर में दरार आ जाएगी। इन दोनों के एक्टिव होने की वजह से ओशन क्रस्ट में दरार आ जाएगी। इसके दरार आने की वजह से इसमें स्पेस क्रिएट हो जाएगा। स्पेस क्रिएट होने की वजह से जो नीचे का लावा है, वो जो नीचे का मैग्मा है, वो ऊपर इरप्ट करेगा लावा के फॉर्म में, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद ये पूरा यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद ये सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होने से इसमें क्या होगा, न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हो जाएगी। न्यू ओशनिक क्रस्ट ये फॉर्म हो जाएगी। अब न्यू ओशनिक क्रस्ट बन गई, न्यू ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे डाइवर्जिंग लिम्ब एक्टिव होगी। डाइवर्जिंग लिम्ब एक्टिव होने की वजह से ये जो नई ओशनिक क्रस्ट बनी थी ये दूर जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, इस थ्योरी के बाद से ये पता चल गया कि जो मिड ओशनिक रिज होता है, इसके जो पास की चट्टानें होती हैं ये क्या होती हैं, न्यू होती हैं, वहीं जो दूर की चट्टान होती हैं वो ओल्ड हो जाती हैं, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन इसका रिवील हो गया, ठीक है ना। आंसर हमको इसका मिल गया। बेसाल्टिक इरप्शन जैसे मैंने आपको बताया, एक्युमुलेशन ऑफ लावा रिज, मिड ओशनिक रिज, न्यू ओशनिक क्रस्ट वाज फॉर्म्ड, नाउ एक्सपांशन ऑफ ओशनिक क्रस्ट डन बाय द डाइवर्जेंस लिम्ब, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है मिड ओशनिक रिज ट्रेंच। अब जब ये ओशनिक रिज बनती हैं, ठीक है ना, ये होल क्रिएट हो गया, मिड ओशनिक रिज बन गया। ये होल हम जानते हैं कि ओशन का जो डेप्थ है वो 1 से 2 किलोमीटर तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंट का क्रस्ट का विड्थ होती है वो 30 से 40 किलोमीटर की विड्थ होती है। तो अगर ये जो पोर्शन है MOR है वो कॉन्टिनेंट के आसपास क्रिएट होगा तो वहाँ पे ट्रेंचेस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट की जो विड्थ है वो 30 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है। तो एक डीप ट्रेंच बनेगा, डीप स्पेस यहाँ क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये ओशन पूरी तरह से कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करने लगेगा। मतलब न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हुई, ओल्ड बनी, फिर ये यहाँ से शिफ्टिंग डाइवर्जेंस लिफ्ट की वजह से आएगा, फिर यहाँ पे ये घुस जाएगा ट्रेंच में, ठीक है ना। फिर ये ट्रेंच में अंदर घुसा, फिर घुसने के बाद ये क्या करेगा, फिर से इसमें मैग्मा है, हीट की वजह से फिर से ये गर्म होगा और लावा के फॉर्म में बेसाल्टिक इरप्शन होगा। बेसाल्ट पूरा गर्म हुआ और फिर इरप्ट होगा, फिर बाहर आएगा, फिर बनेगा न्यू ओशनिक क्रस्ट, फिर ये डाइवर्जेंस लिम्ब के द्वारा ओल्ड बनेगा, फिर ओल्ड साथ फिर ये ट्रेंच में चला जाएगा, फिर ये बेसाल्टिक इरप्शन होगा। तो ये जो है पूरी साइकिल चल रही है, समझ रहे हैं बात को आप। ये पूरी साइकिल चल रही है कि न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, फिर वो ओल्ड में जाके फिर ट्रेंच में मर्ज हो रहा है, देन फिर वो इरप्ट हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो ओशनिक बेल्ट है वो कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। ओशनिक जो फ्लोर है वो पूरा पूरा कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना। ओशनिक फ्लोर साइक्लिक प्रोसेस डन इन 300 मिलियन, 30 करोड़ साल लगते हैं इसको, 30 करोड़ ईयर्स लगते हैं इसको पूरा साइकिल कंप्लीट करने में। तो आप समझ रहे हैं कितनी लंबी प्रोसेस है ये। तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रेंच क्या है, मिड ओशनिक रिज क्या है, ठीक है ना। ये पूरी चीज़ें वही लिखी जो मैंने आपको बताई अभी।
अब पैलियोमैग्नेटिज्म समझते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है? हमने बताया आपको कि ये जो मिड ओशनिक रिज है क्रिएट हुई है ना किसी ओशन में। मिड ओशनिक रिज क्रिएट होने के बाद हमने ये देखा कि इसके आसपास मैग्नेटिक सरफेस क्रिएट होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इसके आसपास, और उसके जस्ट दूर रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर रिवर्स मैग्नेटिक, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर रिवर्स मैग्नेटिक। तो ये एक रिज के पास पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप होता है। इसी पूरे सिस्टम मैकेनिज्म को पैलियोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं। तो कोई कोई बोलते हैं ना कि ओशन में एक प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव है, तो ये फोर्स यही है, ठीक है ना। कभी कभी आप देखते होंगे ऊपर से एयरक्राफ्ट जाती है, वो अट्रैक्ट होकर नीचे चली जाती है, तो ये यही इस ट्रेंच के आसपास होता है। ये तो ट्रेंच हो गया, मिड ओशनिक रिज हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिज्म एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद रिवर्स, देन एक्टिव, देन रिवर्स, देन एक्टिव। तो ये प्रोसेस से पूरा पैलियोमैग्नेटिज्म का सिस्टम क्रिएट होता है, ठीक है। मोल्टेन लावा गेट्स पोलैरिटी ज्योमेट्रिक फील्ड ऑफ दैट पीरियड सॉलिडिफाई, ठीक है ना। जो लावा है जो मिड ओशनिक रिज से निकल रहा है, उस लावा में जब ये सॉलिडिफाई होने के पहले इसमें बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं इसी की वजह से, ठीक है ना। जो बेसाल्टिक इरप्शन होके जो यहाँ पे आया है, लेकिन वो पूरी तरह से सॉलिडिफाई नहीं हुआ है ना। तो उस समय पूरा मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होती हैं। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटिक पैरेलल स्ट्रिप्स, है ना। मैंने जैसे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन रिवर्स। तो ये पूरा का पूरा एक पूरा मैग्नेटोमीटर से इसको पूरा मेज़र किया जाता है, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले ये देखा गया था कार्ल्सबर्ग रिज के, इंडियन ओशन में कार्ल्सबर्ग रिज के पास। ये मैंने फ़ोटो लगाई है इसको आप देख सकते हैं कि ये कार्ल्सबर्ग रिज है। ये इंडियन ओशन है पूरा, अफ्रीकन फिर इधर आ गया है, अफ्रीका आ गया है, मेडागास्कर यहाँ पे है, सेशल्स है, ठीक है ना। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है ये, ठीक है, देख लेंगे आप मैप में। ओशन जो फ्लोर होता है वो मैग्नेटिक टेप की तरह काम करता है, ठीक है ना। ये जो ओशन फ्लोर पूरा बन रहा है ये मैग्नेटिक टेप की तरह, क्योंकि MOR होगा, मिड ओशनिक रिज होगा, और इसके आसपास मैग्नेटिक टेपिंग होगी, ठीक है। अब कंक्लूजन में आते हैं कि इसका क्या महत्व था, ठीक है। पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, हम सब जानते हैं कि एक बार ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी ये होता है कि जब ये लावा सॉलिडिफाई हो जाता है तो रिवर्स बस बचता है, तो कभी कभी जो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बस एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से जियो मैग्नेटिज्म वाली जो सिचुएशन वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। रेट ऑफ सी ऑफ फ्लोर स्प्रेडिंग, मैंने बताया जैसे आपको कि न्यू क्रस्ट, ओल्ड क्रस्ट ये फॉर्म होती है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। तो जिससे जो सी का फ्लोर है ना, जो पूरा का पूरा लैंड मास है वो भी क्या होता है, स्प्रेड होता रहता है, ठीक है। तो रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग डिसाइड कैसे होती है, उसके एज ऑफ क्रस्ट से, कि जो क्रस्ट का एज है वो कितना है, क्योंकि ज़्यादा एज होगी तो वो ट्रेंच में जाके डिप कर जाएंगे, है ना। तो ये एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है। दूसरा यह बताया है कि जो आर्कटिक रिज होती हैं वो स्लोवेस्ट है। आर्कटिक रिज क्या है, स्लोवेस्ट है। आर्कटिक हम जानते हैं कि नॉर्दर्न पोल में मिलता है, वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। वहीं जो फास्टेस्ट है वो साउथ अमेरिका का एक शहर है चिली के पास में ही जो रिजेस हैं वो सबसे तेज़ स्पीड में फैल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर पर ईयर। क्यों? क्योंकि उनकी जो एज है वो ओल्डर होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप कर रहे होंगे और स्प्रेड कर रहे होंगे सी फ्लोर को, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।